पहली जो वीडियो थी हमारी 6th सेम के लेसन 2 की, वो आपने देख ली है। उसमें हमने आपको अमेरिकी क्रांति के बारे में कुछ बताया था। कारण हम पढ़ रहे थे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते हुए कि क्यों, क्या कारण बने, क्या परिस्थितियां थी। उसमें हमने राजनीतिक मतभेद को पढ़ा था कि कैसे सैद्धांतिक मतभेद थे। राजनीतिक भेद जो है उस बिंदु को हमने पढ़ा था, राजनीतिक मतभेद। क्योंकि आपको दोबारा याद दिला दूं कि जो अमेरिका था वो भी उपनिवेश था और इंग्लैंड का, तो सिद्धांत का झगड़ा था। और दूसरा विषय था दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी, जिसके कारण से ये आमने सामने होते हैं। तो कारण हम पढ़ रहे थे, तो दूसरा कारण आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 3 ही कारण पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। स्वतंत्रता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अमेरिका में जो ये क्रांति होती है उसके ऊपर क्या परिस्थितियाँ होती है। स्वतंत्रता की वास्तविक प्राप्ति से पहले ही अनेक उपनिवेशवासी अमेरिकावासी मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो चुके थे कि वो तो स्वतंत्र हैं, उनको स्वशासन मिल गया है। आपको आवाज पर ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं। इस प्रकार अमेरिका की स्वतंत्रता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो चुकी थी। पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो चुकी थी, पूर्व में ही बन चुकी थी। इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। उसके बाद अमेरिकी क्रांति के नेता होते हैं जॉन एडम्स के अनुसार क्रांति लोगों के दिलो दिमाग में थी। जॉन एडम्स कहते हैं कि क्रांति लोगों के दिलो दिमाग पर थी। दिल और दिमाग पर कोई चीज़ चढ़ जाए तो फिर कहना ही क्या है। आप भी पढ़ाई को अगर दिलो दिमाग पर चढ़ा लेंगे तो आप उसको पास होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जब आप मेरिट में आएंगे तो आपको एक अलग ही खुशी होगी। उपनिवेशों की एक सूत्रता में थी कि सारे एक सूत्र में आ जाएं। ये दोनों कार्य वास्तविक युद्ध शुरू होने से पहले ही संपन्न उनके मन में, दिलो दिमाग में हो चुके थे। वस्तुतः धीरे धीरे इंग्लैंड की अधीनता से मन ही मन ऊपर उठ चुके थे। उनमें स्वतंत्रता की भावना का विकास हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि मातृ देश ने अपनी संतान की उपेक्षा कर दी है। स्वतंत्रता का विचार जो शुरू में अस्पष्ट और धुंधला था, धीरे धीरे अनेक कारणों से साफ होने लगा था। मातृ देश के प्रति स्वामी भक्ति के बजाय उनमें स्वाधीनता की भावना, स्वतंत्रता की भावना जो है क्यों बढ़ रही थी? तब ब्रिटेन के प्रति उपेक्षा का भाव बल पकड़ने लगा था। क्यों बल पकड़ने लगा था? इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे पास कुछ बिंदु हैं, उनको समझेंगे। आंतरिक स्वशासन व ब्रिटेन का हस्तक्षेप। ब्रिटेन अमेरिका के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करता था। अमेरिका के जो उपनिवेश थे, हमारी तरह नहीं था वहाँ पर, जैसे भारत का भी आपने पढ़ा है इतिहास। तो वहाँ पर स्वशासन का प्रचलन रहा था शुरू से ही, आरंभ से ही। सभी उपनिवेशीय प्रांतों में असेंबलियाँ थी, असेंबली थी। इनका चुनाव भी होता था। तो ब्रिटिश सरकार की आंतरिक में रुचि नहीं थी, आंतरिक जो शासन था उसमें कोई रुचि नहीं थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम था। इसके अनेक कारण भी थे हस्तक्षेप न होने के, कि उपनिवेश की इंग्लैंड से अत्यधिक दूरी थी, 5000 किलोमीटर की दूरी थी। विशाल अटलांटिक महासागर को
से ही जहाजों के माध्यम से पार किया जा सकता था। दूसरा सटवर्ट शासक, उस समय जो शासक थे वो थे सटवर्ट शासक, जिनका काल वो खुद 1688 तक शानदार क्रांति तक संघर्षरत थे। उन्होंने खुद ही अपने झगड़े नहीं सुलट रहे थे उनसे, तो वे अपनी निरंकुशता बढ़ाना चाहते थे, इस कारण वो ध्यान नहीं दे पाए, वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। तीसरा, अमेरिका के उत्तरी तट पर बसे उपनिवेशों की दरिद्रता एवं न्यून लाभकारी स्थिति के कारण भी ब्रिटिश प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया। उत्तरी तट पर जो उपनिवेश थे, बस्तियां थी, वो काफ़ी न्यून लाभ होता था। न्यून लाभ मतलब कम लाभ होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये जो उपनिवेश थे ये काफ़ी दरिद्र थे, दरिद्रता थी, मतलब गरीबी थी इन उपनिवेशों में, इसके कारण से इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। इस नीति के कारण ही तो स्वशासन की जो पद्धति हम पढ़ के आए अभी, तो वो काफ़ी विकसित हो चुकी थी। इन लोगों को आनंद आ रहा था अपना शासन चलाने में। इस शासन के अभ्यस्त होने के कारण जब 1765 में ब्रिटेन ने हस्तक्षेप किया, अपने आर्थिक हितों के लिए शिकंजा जकड़ना चाहा, तो लोगों ने विरोध कर दिया। लोगों ने जोरदार विरोध किया कि क्योंकि उनको तो आदत थी स्वशासन की, अपने मामले खुद सुलझाने की। क्रांति के नेता जेफरसन ने सत्य ही कहा था कि अमेरिकी क्रांति की वास्तविक शुरुआत 1620 में ही हो गई थी, जबकि वर्जीनिया को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया था। अगला बिंदु है उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति लगाव का अभाव। बहुसंख्यक उपनिवेशों में बहुसंख्यक लोग ब्रिटिश मूल के थे, ये बात ठीक है, लेकिन उन लोगों में जो मातृ देश मानते हैं, अगर वो वहाँ के थे, तो उसके प्रति जो लगाव नहीं था, लगाव नहीं था। उसका प्रमुख कारण ये था कि ये लोग अमेरिका में सिर्फ धन लाभ के लालच से नहीं आए थे, वरन इनमें से बहुत से लोग धार्मिक अत्याचारों से तंग होकर यहाँ आए थे। जो लोग धार्मिक अत्याचारों से तंग होकर आए थे वो इंग्लैंड को पसंद नहीं करते थे, तो उनको जो है उनके साथ एक स्मृति जो जुड़ी हुई थी, याद जो जुड़ी हुई थी, वो दुखद थी, न कि सुखद। अमेरिका तो उनके लिए एक नई उम्मीद थी, एक नई उम्मीद थी, इसलिए वो यहाँ खुश थे। अमेरिका का बेहतर वातावरण उन लोगों को लगता था, इंग्लैंड से ज़्यादा बेहतरपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं था, जैसा कि वहाँ इंग्लैंड में था। वंशानुगत कुलीन शासन नहीं था। अमेरिका में आने वाले लोग मुख्यतः निम्न या मध्यम वर्ग के लोग थे। अमेरिका में बसने के बाद वे स्वयं को महत्वपूर्ण और स्वतंत्र समझते थे। स्वतंत्रता में उनको आनंद आ रहा था, महसूस करने लगे थे। कई लोग परिश्रम कर अच्छी खेती कर रहे थे, भूस्वामी की स्थिति में पहुंच गए थे, लैंडलॉर्ड बन गए थे यहाँ पर। तो ये नए स्वतंत्र कृषक भूस्वामी आत्मविश्वास और स्वाभिमान से भरे हुए थे। वे किसी भी ध्वंस स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इस बारे में विलियम पेन, ये जरूरी है, ये किसी न किसी विद्वान का कथन। विलियम पेन ने क्या कहा? ये लोग स्वयं से ऊंचा सिर्फ पेड़ों को ही मानते थे, ये पेड़ ही इनसे ऊंचे हैं। मतलब इन्होंने अमेरिकी जो गुलामी है उसको, ब्रिटेन की जो गुलामी है उसको छोड़ने का मन बना लिया था। अमेरिकी क्रांति के कारणों का जो हम तीसरा आयाम पढ़ेंगे वह धार्मिक आयाम। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के उपनिवेशों में इंग्लैंड जो लोग आए, इंग्लैंड व अन्य जो यूरोपीय उपनिवेश, अन्य जो यूरोपीय देश थे, वहाँ से असंतुष्ट होकर वहाँ की धार्मिक नीतियों से शरणार्थी स्थलों के रूप में यहाँ पर आए थे।
इंग्लैंड के एंग्लिकन चर्च था, एंग्लिकन, जो हमने पढ़ा होगा पिछली बार जब हमने पिछले सेमेस्टर में धार्मिक धर्म सुधार आंदोलन पढ़े थे, तो उस चर्च से दुखी होकर यहाँ वहाँ के अनेक प्यूरिटन, कौन कौन लोग, प्यूरिटन और क्वेकर तथा कैथोलिक, ये लोग अमेरिका आकर बस गए थे। फ्रांस में शासकों द्वारा, फ्रांस से कौन लोग आए, ह्यूजीनाट भी वहां तंग थे, वो लोग भी अमेरिका आ गए। इसी प्रकार जर्मनी के कुछ धर्मों के संप्रदाय भी जो है यहाँ पर आए, तो वो अमेरिका को सुरक्षित और संभावनाओं का क्षेत्र, अच्छी संभावनाओं का क्षेत्र मानकर यहाँ पर बस जाते हैं, रहने लगते हैं, पहुंच गए। ये सभी धार्मिक असंतुष्ट समुदाय शीघ्र ही उपनिवेशों की गतिशील अर्थव्यवस्था के लाभों से जुड़ गए। अर्थव्यवस्था के लाभों से ये जुड़ जाते हैं। अर्थव्यवस्था के लाभों से जुड़ जाने से इनको लाभ होता है, इनके जीवन में सुधार आता है, तो ये भूल ही जाते हैं कि मात्र देश जाना है, भूल जाते हैं और अमेरिका को ही अपनी कर्मस्थली, धर्मस्थली मानने लगते हैं। ये लोग वैचारिक स्वतंत्रता को अपने जीवन का आवश्यक अंग बताते हैं, वैचारिक स्वतंत्रता को आवश्यक अंग बताते हैं तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को बाधा समझते हैं, तो स्वभावतः ही वे ब्रिटिश आधिपत्य के विरोधी और स्वतंत्रता के पक्षधर बन जाते हैं। तो एक धार्मिक असंतोष का कारण यह भी था कि उपनिवेशों में बसने वाले लोगों को भिन्न धर्मावली भी होने पर भी एंग्लिकन बिशप संघवादी चर्च के लिए कर देना पड़ता था। एक प्रकार से उनको ये धार्मिक कर देना पड़ रहा था। कभी अनेक लोग इस टैक्स का तीव्र विरोध करते थे। साथ ही टैक्स से उन्हें यह भी डर था कि कहीं चर्च के अधिकारी राजनीतिक गतियों में भाग न लेने लगे। इस प्रकार अमेरिका की धार्मिक स्थिति राजनीतिक परिवर्तन के लिए अनुकूल थी। तो यह हमने धार्मिक आयाम समझा कि कैसे इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड से आए हुए शरणार्थियों ने या अन्य अन्य जो देशों से आए और उनकी अपनी समस्याएं थी, उसके कारण से वो लोग सारे इस आंदोलन में जुड़ते हैं। अगला जो बिंदु है वो है बौद्धिक जागृति। अमेरिकी उपनिवेशवासियों में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक व्यापक बौद्धिक चेतना आ चुकी थी, व्यापक थी इनके अंदर। वे तत्कालीन समय में यूरोप में प्रचलित कानून संबंधी, राजनीति संबंधी, अर्थ संबंधी जो सुधार थे, विचार थे, उन सब चीजों से वो परिचित थे। जॉन लॉक द्वारा रचित पुस्तक है ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। गवर्नमेंट का अध्ययन अमेरिका के लॉ स्कूलों में पूरी तरह से होता था, का अध्ययन करवाया जा रहा था अमेरिका के लॉ स्कूलों में। साथ ही अंग्रेज और फ्रांसीसी लेखकों और दार्शनिकों के विचारों का भी, फ्रांस और अंग्रेज जो लेखक थे, दार्शनिक थे, लेखक और दार्शनिक, इनका प्रभाव भी इनके ऊपर लगातार पड़ रहा था, इनकी रचनाओं का। तो इस सारे से वो अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो रहे थे। सत्रहवीं शताब्दी से ही उपनिवेशों में स्कूल, कॉलेज खुल रहे थे, स्थापना हो रही थी। 1636 में हम बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
येल 1701 में येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में बहुत फेमस है। फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी खुल जाती है। फिर ब्राउन, फिर इस तरह से 1769 में डार्टमर्थ। आपको सन याद करने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम आपको याद रहे तो अच्छी बात है। और 1764 में किंग्स फॉसेज आदि प्रमुख कॉलेज खुल जाते हैं। फ्रैंकलिन के प्रभाव से पेंसिल्वेनिया में भी विश्वविद्यालय बनता है। निजी प्रयासों से भी, सरकार के प्रयासों से नहीं, निजी प्रयासों से भी जो है माध्यमिक जो स्कूल थे उनकी स्थापना होती है। अमीरों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। 18वीं शताब्दी में अमेरिका में प्रेस, मुद्रणालय जहाँ पर किताबें छपती हैं, मुद्रणालयों की स्थापना होती है। अनेक पत्र पत्रिकाएं छपने लगते हैं। यही तो सब साधन बनेंगे बौद्धिक जागरूकता का, जिनमें वर्तमान समस्याओं पर लिखा जाता। अमेरिका प्रथम समाचार पत्र 1704 में जॉन कैम्पबेल द्वारा संपादित बोस्टन न्यूज लेटर था। यह पत्र निर्भीक पत्र था, डरते नहीं थे ये। 1719 में ब्रैडफर्ड ने अमेरिकन, आपको ये सन ना याद रहे तो कोई बात नहीं, अमेरिकन मर्करी समाचार पत्र आया। और इसी तरह से फिर न्यूयॉर्क गजट आता है 1725 में। मतलब कुल मिलाकर कई पत्र छपने शुरू हो गए थे। 1765 तक लगभग 25 पत्र पत्रिकाएं छप रहे थे विभिन्न जगहों से। पत्रिकाओं में विलियम स्मिथ, पत्रिका की अगर हम बात करें तो विलियम स्मिथ द्वारा दी अमेरिका मैगजीन नाम से एक अच्छी मैगजीन आती थी। ये फैलाती थी अच्छे विचारों को, फैलाने में इसकी बड़ी भूमिका थी। उसके बाद थॉमस पेन की पुस्तिका है कॉमन सेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन सेंस एक बहुत, कॉमन सेंस शब्द तो बहुत आसान सा लगता है, 1776 में आई है। इसने लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जगाया। जनवरी से अप्रैल 1776 में इस पुस्तक की 1,20,000 प्रतियां बिक चुकी थी। इसकी योग्यता का, इसकी जो है अच्छाई का इसी से पता चलाया जा सकता है। फिर आती है दी अमेरिकन क्राइसिस, ये भी इम्पोर्टेंट पत्रिका थी। इसने क्रांति के दौरान सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और उनमें देशभक्ति की भावना भरी। ये इस पत्रिका का इम्पोर्टेंस था। उसके बाद यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिकी क्रांति को वैचारिक आधार प्रदान करने का कार्य यहाँ से अल्पसंख्यक प्रबुद्ध वर्ग ने ही किया। अल्पसंख्यक जो प्रबुद्ध वर्ग था, इसने ही क्रांति को वैचारिक आधार प्रदान किया। इस वर्ग में योग्य, उदार, गतिमान, उत्साही लोग शामिल थे। उत्साही लोग ही क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। इन लोगों द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष आयोजित रूप से तथा समझदारी से क्रियान्वित किया गया। ऐसे ही नहीं कि वे अकस्मात करते हैं, पूरी प्लानिंग से, संगठनात्मक तरीके से इन्होंने इसका क्रियान्वयन किया। इस प्रबुद्ध वर्ग के प्रमुख नेता थे जॉन एडम्स, जॉन पॉल जे, बेंजामिन फ्रैंकलिन,
थॉमस जेफरसन, इन्होंने भाषणों से, गतिविधियों से, अनेकों तरह की गतिविधियों से लोकतंत्र के महत्व, जनता की प्रभुसत्ता, जनता सबसे ऊपर होती है, स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता के मूलभूत जो अधिकार थे, मूलभूत अधिकारों एवं क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी है कि वहाँ बौद्धिक जागृति ने, धार्मिक आयाम ने, या जो एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, मातृदेश के प्रति लगाव न होना, ये सारी बातों ने एक आधार वहाँ के लोगों में पहले से ही भर दिया था, जिसके कारण से अमेरिकी क्रांति होती है। अगली वीडियो में हम भी और कुछ बिंदु पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, 2 बिंदु पढ़ेंगे अगली में। तब तक आप इसको देखें, कोई समस्या आती है तो आप जरूर पूछें।